स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की क्लास लेके आए हैं। तो आइए चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम फास्पिरम से मलेरिया होता है तो वह किसमें पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम फास्पिरम से मलेरिया होता है तो वह किसमें पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है प्रोटोजोन में। तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये प्रोटोजोन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के साथ मिलाने से एजोला का एक अच्छा उर्वरक होता है। तो किसके साथ मिलाने से जो एजोला होता है एक अच्छा उर्वरक होता है? तो क्या मिलाने से है जो एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? तो इसमें जो मिलाने से ये मिलाया जाता है इसमें मिलाया जाता है नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल मिलाने से एजोला जो होता है वो एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो पौधों का जो जल है मूल रोमों तक किस दबाव के कारण पहुंचता है? तो ये जो पौधों का जल है मूल रोमों तक ये पहुंचता है परासरण दबाव के कारण। किसके कारण पहुंचता है? तो ये परासरण दबाव के कारण जो है पौधों के जल मूल रोमों तक पहुंच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्म में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अदरक प्रकंद ये सही है, प्याज और मांसल पर्ण ये भी सही है, नारियल और भोरपोष ये भी सही है, ये जो आलू मूल है ये नहीं सही सुमेलित है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आलू जो मूल है वो पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से सही से सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीबी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। तो अजीबी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है वो कौन होता है? तो वो होता है टेरोफाइटा। कौन होता है? तो वो टेरोफाइटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से सवाल भाग लेते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा सवाल है जो भाग लेते हैं? तो वो भाग लेते हैं कौन सा सवाल? तो वो भाग लेते हैं एनाबीना तथा नोस्टाक। कौन से लेते हैं? तो वो लेते हैं एनाबीना तथा नोस्टाक सवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सवाल में भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ऐसे कौन है जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं? तो इनमें से वो कौन है जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं? तो जो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं वो कहलाते हैं नीली हरी शैवाल। जो ये नीली हरी शैवाल होती है ये कहलाती है साइनो बैक्टीरिया। तो नीली हरी जो शैवाल होती है वो कहलाती है साइनो बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाटुलिज्म क्या है? तो ये बाटुलिज्म क्या है? तो ये बाटुलिज्म जो है ये क्या है? तो बाटुलिज्म है एक प्रकार के जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। तो ये बाटुलिज्म जो है ये जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केला क्या है? तो इनमें से केला क्या होता है? तो केला एक प्रकार का क्या है? तो ये केला जो है ये एक प्रकार का सरस फल है। तो केला क्या है? तो ये एक प्रकार का सरस फल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप ये कहाँ पर चलता है? तो ये जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप है ये चलता है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। कहाँ पर चलता है? तो ये चलता है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप है ये प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो इनमें से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है? तो इनमें से कौन सा जो है ये पादप हार्मोन्स है? तो जो पादप हार्मोन्स है ये है साइटोकानिन। ये जो साइटोकानिन है यही है पादप हार्मोन्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो पादप उत्पाद नहीं है? तो इनमें से पादप उत्पाद कौन सा नहीं है? तो ये पादप जो उत्पाद कैफीन देखिए ये पादप उत्पाद है, पिपेरिन भी ये भी पादप उत्पाद है और निकोटीन ये भी एक पादप उत्पाद है, जबकि सैक्रीन ये पादप उत्पाद नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो पादप उत्पाद नहीं है? तो ये जो सैक्रीन है वो एक पादप उत्पाद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो ये जो वनस्पति संग्रहालय होता है ये क्या होता है? तो ये जो वनस्पति संग्रहालय होता है ये होता है एक प्रकार का पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र। ये तो वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो वनस्पति संग्रहालय होता है पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तो जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता किस प्रकार होती है? तो यह जीवों में परस्पर निर्भरता एक दूसरे पर क्यों होती है? तो ये होती है, किस लिए होती है? तो ये होती है जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्य के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास। ये क्यों होती है? तो ये होती है जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्य के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? तो ऐसा कि इनमें से कौन से सेट के जंतु हैं जो सब एक ही संघ के हो जाएंगे? तो आइए चलिए देखते हैं कौन से सेट के हो जाएंगे। तो ये जो बिच्छू, कॉकरोच और झींगा है, ये तीनों ही एक ही संघ के जंतु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु कीट नहीं है? तो इनमें से कौन सा जंतु है जो कीट नहीं है? तो ये जो जंतु है वो कीट नहीं है, वो है मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। बाकी खटमल, मच्छर और ये मक्खी, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों एक प्रकार के कीट हैं, जबकि मकड़ी जो है वो एक प्रकार की कीट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमनीओटा समूह में आते हैं। तो एमनीओटा समूह में कौन आते हैं? तो एमनीओटा जो समूह में आते हैं वो आते हैं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। तो एमनीओटा समूह में आते हैं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, ये तीनों ही एमनीओटा के समूह में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या युद्धचारी? यह निर्भर करता है। तो रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी, एकाकी का मतलब अकेली रहेगी, या युद्धचारी होगी? तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है भोजन और जलवायु पर। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है भोजन और जलवायु पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इनमें से विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है, संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है, जबकि सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है कागदी नींबू में। किस में पाया जाता है? तो वो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वो कागदी नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो हो जाता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो दांतों में, मसूड़ों में हो जाता है स्कर्वी रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। तो लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है पेलाग्रा। तो ये पेलाग्रा जो रोग होता है लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी के कारण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें लार्वा और प्यूपा प्रवस्थाएं नहीं होती? तो इनमें से किसमें है जो लार्वा और प्यूपा प्रवस्थाएं नहीं होती? तो ये जो लार्वा और प्यूपा प्रवस्थाएं होती हैं ये जो रेशम के कीट में होती हैं, घरेलू मक्खी में भी होती हैं और मधुमक्खी में भी होती हैं, जबकि लाख का जो कीट होता है उसमें ये लार्वा और प्यूपा प्रवस्थाएं नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो मास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? तो ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये होती हैं संयोजी ऊतक में। तो ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये संयोजी ऊतक में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हद्रपेशियाँ होती हैं। तो हद्रपेशियाँ किसमें होती हैं? तो ये हद्रपेशियाँ जो होती हैं ये होती हैं स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित एवं अनैच्छिक। तो ये जो होती है स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित एवं अनैच्छिक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो मीठा है और शर्करा नहीं है? तो ये जो है सैकरीन जो है ये मीठा है लेकिन शर्करा नहीं है, जबकि स्टार्च, प्रोटीन और ग्लूकोज ये तीनों ही पदार्थ मीठे हैं और शर्करा भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो जो मनुष्य को है जो प्रतिदिन मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए वो होती है 80 ग्राम मिलनी चाहिए। कितनी आयोडीन मिलनी चाहिए? तो ये 80 ग्राम मिलनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलीरुबिन तथा बिलिबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो बिलीरुबिन तथा बिलिबर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो बिलीरुबिन तथा बिलिबर्डिन है ये पाए जाते हैं
पित्त में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं ये पित्त में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? जो हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र होती हैं ये पाए जाते हैं स्तनियों की अस्थियों में। किस में पाए जाते हैं? तो ये स्तनियों की हस्तियों में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं है? तो इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्त की कोशिकाएं नहीं है? तो इनमें जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो नहीं है। यकृत कोशिकाएं जो हैं ये रक्त की कोशिकाएं नहीं है, जबकि लोहित कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और बिंबाणु ये तीनों ही रक्त की कोशिकाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? तो ग्लोबिन का विघटन जो है वो किस तत्व के रूप में होता है? तो ग्लोबिन का जो विघटन है वो होता है अमीनो अम्ल के विघटन के रूप में होता है, अमीनो अम्ल के तत्व के रूप में होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।